नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी क्लास लेने वाले हैं जिसका लगभग सभी भर्तियों के स्टूडेंट को इंतजार है, चाहे वो पटवारी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो वीडियो की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो। और आज हमारी जो महा मैराथन क्लास रहने वाली है ये स्पेशली डेडिकेट है आपके इंडिया ज्योग्राफी या फिर भारत के भूगोल को, जिसमें हम बात करेंगे संपूर्ण भारत का जो भूगोल है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न जहाँ से आएंगे उन प्रश्नों के आधार पर जो है वो हम देखने वाले हैं कि भाई जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। साथ साथ में जैसे हमने विश्व भूगोल पढ़ा था उसी प्रकार से इनका जो सॉल्यूशन है वो भी डिटेल के अंदर हम साथ में देखने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है 17 अगस्त के दिन पटवारी का एग्जाम है, 31 अगस्त के दिन वीडियो का एग्जाम है और इसके बाद में आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम आ जाएगा। सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती का जो है वो आपके पेपर है, लगभग 7 सितंबर से वो पेपर स्टार्ट है। उसमें भी 4 जो है वो जीके के पेपर होंगे। तो इंडिया ज्योग्राफी या फिर भारत का भूगोल महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि पटवारी के अंदर तो इसका काफ़ी अच्छा खासा महत्व है। इसीलिए आपको क्या करना है, इसके अंदर स्पेशली इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ से हमारे कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। सबसे पहले जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके एसआई की, राजस्थान एसआई की, चूंकि एसआई के अंदर भी इंडिया ज्योग्राफी आती है, एसआई वालों के लिए बाद में और अपन क्लास ले लेंगे। एसआई की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए सिलेक्शन बेच जो है वो आ चुका है। ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, क्वालिटी एजुकेशन का है और इस वीडियो कोर्स के अंदर आपको कॉम्बो ऑफर मिल रहा है वर्तमान में, जिसमें जीके जीएस पेपर सेकंड और हिंदी पेपर फर्स्ट दोनों शामिल करके जो है वो एक साथ आपको 6,999 के ऊपर 29% के डिस्काउंट के साथ में मिल रहा है। आपको बस VSR01 ये कूपन कोड लगाना है, इसके बाद में आपको 29% का क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। और ऑनलाइन वीडियो कोर्स है, दोनों पेपर इसके अंदर जो है वो पढ़ाए जाएंगे और दोनों पेपर की टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज जो फ्री मिलेगी वो ये वाली टेस्ट सीरीज है। अगर कोई बच्चा मान लो कि टेस्ट सीरीज ही लेना चाह रहा है केवल, तो वो भी ऑनलाइन जो है वो टेस्ट सीरीज के अंदर जाकर वहां पर जाकर इस कॉम्बो वाले ऑफर को ले सकता है, जिसमें टोटल 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं, 12+8 का इसमें रेशो रहने वाला है और 499 के ऊपर जो है वो 29% का डिस्काउंट मिलेगा VSR01 से। अगर आप कोर्स खरीद रहे हैं तो टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। अब आपके कोर्स में भी ऑप्शन है कि भाई आप केवल जीके जीएस खरीदोगे तो जीके जीएस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप केवल हिंदी का कोर्स खरीदोगे तो केवल हिंदी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप चाहो तो केवल हिंदी की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, केवल आपके जीके जीएस की भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। कोई भी परचेजिंग करो क्वालिटी एजुकेशन से तब एक अपना कोड याद रख लेना VSR01, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये अपने राजस्थान के अंदर जो है वो आपके वीडियो का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए आपके वीडियो के लिए जो है वो राजस्थान इकोनॉमी वाला जो आपके पोर्शन है, जो कि आपके सिलेबस के अंदर राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन के नाम से लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये हम यहाँ पर करने इसके अंदर जो है वो कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। 30 अंकों का ये मटेरियल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 24 प्रश्न जो है वो यहाँ से पूछे जाएंगे और 30 नंबर के जो है ये क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको प्रिंटेबल जो नोट्स है वो भी साथ में फ्री में दिए जा रहे हैं। कोर्स मात्र 199 के ऊपर भी 21% का डिस्काउंट दिया जा रहा है VSR01 से। ठीक है, तो ये आप कोर्स वीडियो इकोनॉमी का ले सकते हैं, अभी भी टाइम है, आराम से पढ़ना है। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना न के बराबर है, ये मेरा जो है वो इसके ऊपर आपसे वादा भी है। और जब पेपर हो जाएगा तब अपन देख भी लेंगे अपना मटेरियल कितना मिला है। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न अपने को बोल रहा है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा आप सभी को पता है, कर्क रेखा किसको कहते हैं, जो आपके पृथ्वी होती है उस पृथ्वी के बिल्कुल बीच से जो अक्षांशीय रेखा जाती है उसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और उसके उत्तर में और उसके दक्षिण के अंदर जो है वो आपके 23.5 डिग्री जो है वो आपके अक्षांश जाती है। उत्तर में नॉर्थ जाएगी, दक्षिण के अंदर साउथ जाएगी। जो उत्तर के अंदर 23.5 डिग्री है इसी को ही हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये भारत के अंदर 8 राज्यों से गुजरता है। भारत के अंदर कितने राज्य से गुजरता है, 8 राज्य जो है इनसे गुजरता है। अगर हम बात करें तो सबसे पश्चिम के अंदर गुजरात आता है, गुजरात के बाद में आपका राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद में आपका मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद में आपका छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद में आपका झारखंड आता है, झारखंड के बाद में आपका वेस्ट बंगाल आता है, इसके बाद में आपका त्रिपुरा आता है और उसके बाद में आपका मिजोरम आता है। गिन लीजिए 3, 3, 6 और 2, 8। ठीक है ना, 3, 3, 6 और 2, 8, ये 8 राज्य हैं जहां से आपके कौन गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इसको आप याद रखना है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है, ऑप्शन के अंदर एक मणिपुर है जो अलग से है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन में आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, देखिए भारत की 2 भूमि है, एक तो मुख्य भूमि है जो कि पूरी तरह से जो है वो आपके समुद्र से घिरी हुई है, और दूसरी है भारत की जो है वो ऑल ओवर भूमि, जिसके अंदर अंडमान निकोबार और आपके लक्षद्वीप को भी शामिल किया जाता है।
तो जब हम केवल भारत की मुख्य भूमि की बात करें, देखिए ये आपका भारत है, ठीक है ना, ये अपना भारत है, केवल आपको मानना है कि ये अपना क्या है, भारत है। जब हम भारत की ये मुख्य भूमि है और भारत की मुख्य भूमि के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो चूंकि आप सभी को पता है, एक चीज़ और आप जानना चाहो तो जान सकते हो कि भाई ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी की अगर हम बात करें बिल्कुल बीच में है 0 डिग्री, आपके जो है वो अक्षांश है। और इस 0 डिग्री से जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तब आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस प्रकार से स्टार्ट होता है। और ये 0 से लेकर बिल्कुल जो है वो इसके ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जाकर कितना बन जाता है, आपके 90 डिग्री जो है वो नॉर्थ तक ये जाता है। इसी प्रकार से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ भी है 90 डिग्री क्या बन जाएगा, आपके साउथ बन जाएगा। तो इंडिया जो है वो यहाँ पर लगभग 8 डिग्री के आसपास क्या होता है, स्टार्ट होता है। आप इसको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अच्छे से देख लेना है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर, चूंकि पृथ्वी जो है इसको अगर हम 0 डिग्री अक्षांश के हिसाब से देखें तो ये पृथ्वी क्या है, एक गोला है। और गोले का अगर हम 2 हिस्से कर देंगे तो ये आधा गोला है, ये आधा गोला है, तो इसको भी कहेंगे हम गोलार्ध, इसको भी कहेंगे गोलार्ध। लेकिन ये गोलार्ध किस तरफ है, उत्तर दिशा में है, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और ये गोलार्ध कौन सी दिशा में है, दक्षिण में, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर हम बात करें तो भारत जो है वो कहाँ पर स्थित है, इस उत्तरी गोलार्ध में है। इसलिए भारत का अक्षांशीय विस्तार जो भी आएगा उन सभी के अंदर जो है वो क्या लगेगा, पीछे नॉर्थ लगेगा। वही अगर हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की तो बीच में है आपके 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री से जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे तो 1 से लेकर आपके 179 डिग्री तक रहता है। और इस तरफ से भी जाएंगे तो आपके 180 डिग्री तक रहता है। टोटल 360 जो है वो आपको देशांतरीय रेखाएं मिलती है। और भारत, अब ये भी एक गोला है, इस गोले को 2 हिस्सों में बांटेंगे। ये पूर्व दिशा इसलिए पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिम दिशा इसलिए पश्चिमी गोलार्ध है। तो भारत जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो देशांतरीय विस्तार के हिसाब से भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। और अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से भारत जो है वो आपके उत्तरी गोलार्ध में है। इसी वजह से यही कारण है कि भारत का जब हम अक्षांशीय विस्तार लिखते हैं तो उसके पीछे एन यानी कि नॉर्थ लगाते हैं, उत्तर लगाते हैं। और जब हम देशांतरीय विस्तार लिखते हैं तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, ई, या फिर आपके पूर्व दिशा जो है वो इसमें हम लिखते हैं। तो अगर हम बात करें भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, तो चूंकि इसमें सभी जगह पर उत्तर लिखा हुआ है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें अगर जो आपके गोलार्ध वाली जो समस्या है वो तो इसके अंदर क्या कर दी गई है, खत्म कर दी है। अब देखिए भारत में जब हम नीचे की तरफ से आएंगे तो भारत जो है ये आपके कहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है आपके 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तर से। कहाँ से स्टार्ट होगा, 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो उत्तर से स्टार्ट होगा। और ये उत्तर के अंदर ही चलता रहेगा। और उत्तर में ये जाता है कहाँ पर, 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तर तक ये जाता है। ये भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। क्या है आपका, अक्षांशीय विस्तार के नाम से ये जानता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत का जो है वो, चूंकि यह मुख्य भूमि की बात है, लेकिन यहाँ पर अंडमान निकोबार जो है उसमें निकोबार द्वीप समूह तो और भी नीचे है। और जब हम निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, यह आपका 6 डिग्री और 45 मिनट जो है वो नॉर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मुख्य भूमि यहाँ से शुरू होती है दक्षिण में, जबकि आपके अंडमान निकोबार में जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उत्तर में तो ये है ही अपना लास्ट पॉइंट। अब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार के पीछे क्या जुड़ेगा, ईस्ट जुड़ेगा, यानी कि पूर्व जुड़ता है हमेशा। क्या जुड़ता है आपका, पूर्व जो है वो हमेशा जुड़ता है। और भारत के अगर हम देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो देशांतरीय विस्तार जो है वो हमारा 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्व से जो है वो स्टार्ट होता है। और आपका 97 डिग्री और 25 मिनट तक जो है वो आपका क्या चलता है, आपके पूर्व दिशा के अंदर चलता है। ठीक है, ये आपके भारत का क्या हो जाता है, आपका देशांतरीय विस्तार हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो मुख्य भूमि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मुख्य भूमि के हिसाब से 8/4 से लेकर 37/6 तक होगा। 8/4 इसमें भी है और 8/4 इसमें भी है। 37 यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 37 आपका 6 है। उत्तर में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय मानक जो आपके रेखा है वो निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। अब देखिए इसको बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा, या फिर आपके जो है वो आपके लाइन के नाम से जान सकते हो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के नाम से ये जानी जाती है। इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा इसको समझिए। ये जो आपका बिल्कुल बीच में 0 डिग्री देशांतर है, इसको ग्रीनविच जो है वो रेखा कहा जाता है। चूंकि ये ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है जो कि लंदन के अंदर से गुजरती है, लंदन के अंदर स्थित है, उसके ऊपर से जो है वो
क्योंकि अंग्रेजों की चलती थी पहले, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई बिल्कुल बीच का हिस्सा हमारा पृथ्वी का, हमारा लंदन ही है, तो उन्होंने ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के ऊपर से उसको माना, तो इसलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से या 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। इस रेखा के हिसाब से जीएमटी ग्लोबल मीन टाइम जो है, विश्व का जो है वो समय तय होता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो चूंकि भारत का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, 68 से लेकर, और भारत का विस्तार जो है वो 97 तक है, तो 68 और 97 दोनों का बीच का, यानी कि भारत का जो ये विस्तार है आपका देशांतरीय, इन दोनों का बिल्कुल बीच का निकाला जाता है। बिल्कुल क्या निकाला जाता है, यहाँ से आपके जो है वो बीच का जो है वो टाइम निकाला जाता है इस जगह पर, तो यहाँ पर आपके निकल कर आता है 82.5 डिग्री। क्या आता है आपका 82.5 डिग्री आता है। और ये 82.5 डिग्री जो ईस्ट है, ये भारत का क्या है, आपके IST है, क्या कहलाता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है, भारतीय मानक रेखा। अब ये मानक रेखा जो है ये कौन कौन से राज्य से गुजरती है, ये प्रश्न हमें एग्जाम के अंदर कई बार पूछता है। तो IST की जब हम बात करते हैं तो भारत के अंदर जो है वो भारत के टोटल 5 राज्यों से जो है वो IST गुजरती है। IST जो है ये कितने राज्यों से गुजरती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से ये जानी जाती है। और ये IST जो है ना, ये जो आपके यहाँ पर जो 0 डिग्री के ऊपर GMT है, उस GMT से जो है वो लगभग 5.5 घंटे आगे चलता है IST। इसीलिए आपने अगर कोई क्रिकेट का मैच वगैरह भी अगर देखा हो तो उसमें 2 टाइम जो है वो लिखे हुए आते हैं, एक लिखा हुआ आता है IST, एक रहता है GMT, क्योंकि वहाँ के टाइम के हिसाब से तो ये टाइम रहेगा और हमारे इंडिया के टाइम के हिसाब से ये टाइम रहेगा, और लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंस आपको GMT और आपके IST के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए 5 राज्य जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे उत्तर के अंदर जो है वो उत्तर प्रदेश से जो है ये आपके रेखा शुरू होती है भारत के अंदर, और उत्तर प्रदेश के बाद में जो है ये रेखा कहां पर जाती है, आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो वहां पर जाती है। फिर तीसरे नंबर पर जो है वो आपके छत्तीसगढ़ के अंदर जाती है, चौथे नंबर पर यह है ओडिशा के अंदर जाती है, और 5वें नंबर पर यह है आंध्र प्रदेश में जाती है। तो कुल 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें से IST या फिर जिसको हम 82.5 डिग्री आपके पूर्वी देशांतर के नाम से भी जानते हैं, वो रेखा इसके अंदर आ जाती है। तो कहां से नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु से जो है वो ये रेखा नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत किस देश के साथ में सर्वाधिक स्थलीय सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा जो है वो भारत किसके साथ में साझा करता है। अब देखिए स्थलीय के सारे आपके जो डाउट है ना वो क्लियर कर लीजिए। भारत की जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चूंकि स्थलीय सीमा जो है वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर, स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा जो है वो आपके उत्तरी दिशा के अंदर ही है, बाकी दक्षिण के अंदर पूरा का पूरा आपके जलीय सीमा है। तो इसको आप ऐसे लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें भारत की देशों के साथ में जो लगती है, उसका अगर हम सीक्वेंस देखना चाहे तो भारत की सबसे ज्यादा जो है वो सीमा किसके साथ में लगती है, आपके बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा लगती है। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के बाद में आता है आपका चीन। दूसरे नंबर पर कौन आता है, आपका चीन जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आपके कौन आता है, पाकिस्तान आता है। तीसरे नंबर पर आपके पाकिस्तान जो है वो आता है। चौथे नंबर पर जो है वो आपका नेपाल आता है। नेपाल जो है वो 4 नंबर पर आता है। फिर आपके 5 नंबर के ऊपर जो है वो आपका म्यांमार आता है। म्यांमार जो है ये 5 के ऊपर आता है, म्यांमार, ठीक है। इसी प्रकार से 6 नंबर पर जो है वो आपका आता है भूटान। 6 नंबर पर कौन आता है आपका, भूटान, भूटान। और 7 नंबर पर कौन आता है आपका, अफगानिस्तान। तो भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो स्थलीय सीमा है ये कितने देशों के साथ में लगाता है, तो टोटल आपके 7 देश जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। इन 7 देशों में सबसे ज्यादा जो सीमा है वो किसके साथ में साझा कर रहा है, वो कर रहा है आपका आपके बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ में कर रहा है, बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा जो है वो सीमा साझा कर रहा है। कौन, भारत जो है वो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ में। और टोटल कितनी जो है वो सीमा साझा करता है, 40-96, कितनी करता है, 40-96 किलोमीटर, 40-96 किलोमीटर, 40-96 किलोमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, सीमा साझा करता है। जबकि 106 किलोमीटर जो है वो सबसे कम करता है, किसके साथ में, अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम। क्योंकि अफगानिस्तान से हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में POK जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इसके अंतर्गत आ जाता है, इस वजह से जो है वो ये नहीं हो पाता है। तो बाकी बांग्लादेश हो गया और आपके अफगानिस्तान जो है वो सबसे कम जो है वो सीमा साझा करने वाला हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि सर्वाधिक स्थलीय सीमा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा तो किसकी है, आपके बांग्लादेश की हो जाएगी। इसलिए इसमें राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश जो है वो एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सारे के सारे अभी तक हम जो है वो भारत का जो है वो स्थिति विस्तार हो गया या फिर भारत का जो है वो राज्य वगैरह जो है वो उसका बारे में हम देख रहे हैं। मैपिंग वाले बेस जो है मैपिंग बेस क्वेश्चन है ये सारे के सारे।
निम्न में से कौन सा जो है वो राज्य चीन के साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो साझा नहीं करता है, चीन के साथ में नहीं लगाता है सीमा। देखिए चीन के साथ जब हम बाउंड्री की बात करते हैं तो सबसे पश्चिम के अंदर आपके लद्दाख के नाम से नई जो है वो आपके यूटी बनी हुई है, ये सीमा साझा करता है। उसके बाद में आपका हिमाचल प्रदेश राज्य के रूप में करता है, उत्तराखंड राज्य के रूप में करता है, बीच में पूरा का पूरा क्या आ जाता है आपका नेपाल जो है वो इसके अंतर्गत बीच में आ जाता है पूरा का पूरा। उसके बाद में आपके आ जाता है सिक्किम जो है वो साझा करता है, और अरुणाचल प्रदेश जो है ये साझा करता है। तो 1 2 3 4 तो हो गए हैं आपके राज्य। राज्य तो कितने हैं 4, और यूटी कितनी है एक आपका यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपके चीन के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो कौन जो है वो सीमा साझा नहीं कर रहा है? देखिए अरुणाचल प्रदेश है बिल्कुल, असम नहीं कर रहा है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम कर रहा है बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश भी कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? असम जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कुल कितने राज्य नेपाल जो है उसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? केवल राज्य पूछा है। देखिए जो नेपाल है ये आपका नेपाल है, इस नेपाल के साथ में अगर हम सीमा साझा की बात करते हैं तो सबसे जो है वो पश्चिम में आता है आपका उत्तराखंड, उसके नीचे आता है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आता है आपका बिहार, और उसके बाद में आपके आता है कौन? वेस्ट बंगाल। तो टोटल कितने राज्य हो गए हैं आपके? 4 राज्य हो गए हैं। कितने हो गए हैं आपके? 4 राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं। किसके साथ में? नेपाल के साथ में। तो नेपाल के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है? उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है नेपाल के साथ में, और आपके जो है वो पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे कम करता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपके जो है वो आपके 4 जो है वो आपके अच्छा एक और आएगा इसमें, एक और करेक्शन करना है, सिक्किम जो है वो भी आएगा, बिल्कुल सिक्किम जो है वो इसमें आएगा, एक और सिक्किम जो है वो इसमें आएगा। तो टोटल जो है वो 5 हो जाएंगे, 4 नहीं होंगे, 5 हो जाएंगे। सिक्किम जो है वो ऐसी कंडीशन में है, सिक्किम जो है वो ऐसा राज्य है भारत का जो कि जो है इस तरफ आपके भूटान के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। इस तरफ जो है वो आपके नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है, और ऊपर की तरफ जो है वो आपके जो है वो चाइना के साथ में, चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो सिक्किम जो है वो ऐसा एकमात्र हमारे भारत का राज्य है जो कि 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है एक साथ। बाकी अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ में करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो टोटल 5 हो जाएंगे। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में आपका बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। इस प्रकार से टोटल 5 जो है वो राज्य इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं। अगला अगर हम बात करें, अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि भारत का वह राज्य जो कि अन्य सर्वाधिक जो राज्य हैं उन सर्वाधिक राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। अगर हम बात करें भारत के राज्यों के हिसाब से तो भारत में मैक्सिमम जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं, मैक्सिमम सीमा किसके साथ में? राज्य के साथ में। मैक्सिमम सीमा राज्यों से अगर हम इस प्रकार से देखना चाहें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य आता है जो कि आपके 8 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। जैसे अपन राजस्थान में पढ़ते हैं कि भाई पाली जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ में सीमा साझा करता है, उसी प्रकार से यूपी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपके 8 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसमें तो असम जो है, असम जो है ये भी आपके 7 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ ये भी कितने के साथ में करता है? 7 के साथ में करता है। ये आप इसमें क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 8 राज्य, 7 राज्य और 7 राज्य, ये हो जाएंगे। अब इसमें जो है वो मैक्सिमम पूछ रहा है आपको, तो मैक्सिमम तो कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। अगर आप इसमें देखना भी चाहो तो उत्तर प्रदेश जो है वो इधर उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा करता है, उत्तराखंड के साथ में सीमा साझा करता है, हरियाणा के साथ में करता है, राजस्थान के साथ में करता है, राजस्थान के साथ में करता है, मध्य प्रदेश के साथ में करता है, छत्तीसगढ़ के साथ में करता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ में करता है, बिहार के साथ में करता है। कितने हो गए? 3 और 3 आपके 6 हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके जो है वो 2 और इसके अंदर जो है वो राज्य आ जाएंगे। 2 राज्य की अगर हम बात करें तो एक आपके हो जाएगा इसमें कौन सा? मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया। एक हिमाचल प्रदेश जो है वो इसमें बिल्कुल ऐड कर लीजिए, एक आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 2 ये हो गए, तीसरा हरियाणा हो गया, चौथा आपके राजस्थान है, पांचवा आपके मध्य प्रदेश है, छठा आपके छत्तीसगढ़ है, सातवां जो है वो आपके बिहार इसके अंदर आ जाता है, और 8वां एक और आता है झारखंड। ये टोटल 8 ऐसे राज्य है जिनके साथ में यूपी जो है वो आपके सीमा साझा करता है।
अगला आता है भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं, ध्यान देना है, भारत के ऐसे कुल कितने राज्य हैं, कितने राज्य जो है वो समुद्री तट के ऊपर स्थित है। देखिए समुद्री तट की अगर हम बात करें तो भारत जो है ये आपके समुद्री तट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका गुजरात। कौन आता है? गुजरात। गुजरात के बाद में कौन आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में कौन आ जाता है? आपका कर्नाटक। वो बीच में आपके कौन आ जाएगा? गोवा बीच में आ जाएगा, तो पहले आप गोवा लिख सकते हो। यहाँ पर आपके आ जाएगा गोवा, गोवा आ जाएगा। फिर आपके कौन आ जाएगा? कर्नाटका। फिर कौन आ जाएगा? आपका केरला। फिर कौन आ जाएगा इधर? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर आ जाएगा ओडिशा और उसके बाद में आ जाएगा वेस्ट बंगाल। देख लीजिए, गिन लीजिए, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने हो जाएंगे? 9। टोटल कितने राज्य हैं जो कि आपके तटीय सीमा बनाते हैं? 9 राज्य हैं। 9 राज्य कौन कौन से, वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। सबसे ज़्यादा जो है वो सीमा कौन बनाता है, तटीय सीमा, जलीय सीमा, वो आपको कमेंट में बताना है। और सबसे कम जो है वो कौन बनाता है। और अभी हाल ही में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अपने जो ये सीमा है, जो तटीय सीमा है भारत की, ये चेंजेज हो गई है। इनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, कोई भी स्टूडेंट जो है वो कमेंट के अंदर डालना है, जिससे कि बाकी लोग भी अपडेट हो जाए और आपका भी जो है वो रिवीजन हो जाए। तो एक बार आप इस चीज़ को भी डाल सकते हैं कि ये जो आपके हैं ये बदल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तटीय जो है वो कितने हो जाएंगे टोटल आपके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 9 जो है वो आपके तटीय इसके अंतर्गत हो जाते हैं। अगर हम इसमें यूटी की अगर आपको पूछ लिया जाए, ये तो किसके हैं? राज्य के। अगर यूटी पूछ ले तो यूटी कितने हैं टोटल आपके समुद्री तट के ऊपर? 4 है। 4 कौन कौन से हैं? एक तो है आपके दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है आपका पुदुचेरी, पुदुचेरी। तीसरा आपके कौन सा है? लक्षद्वीप। और चौथा कौन सा है? आपका अंडमान निकोबार। ठीक है ना, तो ये आपके 4 जो है वो यूटी है और आपके 9 जो है वो क्या हो जाते हैं? राज्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, अब हम भौतिक प्रदेश में घुस रहे हैं। जो टॉपिक जो है वो यहाँ से अब चेंज हो गया है। भौतिक प्रदेश के प्रश्न यहाँ से अब आपके सामने आने वाले हैं। भौतिक प्रदेश का पहला प्रश्न जो है वो आपको क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़, उच्च एशिया की रीढ़ किसको कहते हैं? कराकोरम ऑप्शन में है, जास्कर है, लद्दाख है और पीर पंजाल है। पीर पंजाल जो है ये आपके मध्य हिमालय का ही एक पार्ट है। लद्दाख, जास्कर और कराकोरम ये तीनों की तीनों जो है वो पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय का एक प्रकार से पार्ट आता है। ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं तो ये आपका जो है वो भारत वाला सीन है, जो आपके उत्तरी भारत का है। ठीक है, उत्तरी भारत के अंदर जो है वो 3 पर्वत श्रेणियां यहाँ पर फैली हुई है। क्योंकि यहाँ पर आपका आपके हिमालय है। हिमालय को भी हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, वृहद, मध्य और आपके लघु हिमालय या फिर शिवालिक। इस हिमालय के उस तरफ या फिर इसको पार करके जाते हैं तो पार हिमालय के नाम से जो है वो 3 पर्वत श्रेणियां आती है, जिसमें आपके यहाँ पर पामीर की घाट से निकलती है एक तो कराकोरम। कौन सी निकलती है? कराकोरम। दूसरी कौन सी आती है? इसी के नीचे आती है आपके लद्दाख। और उसी के नीचे कौन सी आती है? आपके जास्कर। कौन सी आती है? जास्कर। तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों की तीनों ही जो है वो किसका पार्ट है? ये तीनों ही जो है वो आपके पार हिमालय का पार्ट है। किसका है? पार हिमालय। पार हिमालय, पार हिमालय को हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसी को ही हम जो है वो तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसी कराकोरम जो है, इस कराकोरम के अंदर ही यहाँ पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है आपके? जिसका नाम है माउंट केटू, या फिर जिसको हम गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं और माउंट केटू के नाम से भी उसको जानते हैं। 8611 मीटर ऊंची यह भारत की जो है वो आपके सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट केटू, या फिर आपके गोडविन ऑस्टिन के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। आपको क्या बोल रहा है? उच्च एशिया की रीढ़ किसको कहते हैं? तो चूंकि ये इसमें तो नहीं था, लेकिन कराकोरम जो है इसी को ही उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। और ये मुख्य रूप से पामीर की जो गांठ है वहां से ये निकलती है। उसी पामीर की गांठ से हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हिंदू कुश पर्वत श्रेणियां भी पढ़ी थी, जो कि पाकिस्तान की तरफ जाती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर। अगला आता है आपके लद्दाख जो श्रेणी है और आपके जो है वो जास्कर श्रेणी, उन दोनों के मध्य निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको पूछा गया है लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर जो है इन दोनों के बीच में से आपको पूछ रहा है कि कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो इन दोनों के बीच में से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी के अंदर ही एक नदी आकर मिलती है यहाँ से, जिसका नाम है आपके श्योक नदी। तो आपको 2 नदियाँ स्पेशली याद रखनी है कि कराकोरम और लद्दाख के बीच में प्रवाहित होती है श्योक नदी और आपके लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है आपके सिंधु नदी। ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो लद्दाख और जास्कर की पूछ रहा है आपको, कराकोरम की नहीं पूछ रहा है। लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी है? आपके सिंधु नदी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है निम्न में से कौन सा पर्वत जो है वो आपके उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित नहीं है। देखिए उत्तराखंड के अंदर जो है वो आपके जो मध्य हिमालय है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, BKB और TN के नाम से मैंने ट्रिक बना रखी है। इसके नाम से आप याद रख सकते हो, आराम से आपको याद रह जाएगा। जैसे कि पहले B का मतलब है आपके बंदरपूछ, पहले B का मतलब क्या है, बंदरपूछ है। दूसरा K का मतलब है कामेट, फिर B का मतलब हो जाता है बद्रीनाथ, फिर T का मतलब हो जाता है त्रिशूल और फिर N का मतलब है नंदा देवी। मुख्य रूप से ये 5 हिस्सों के अंदर जो है वो मध्य हिमालय आता है, जो कि आपके किस में फैला हुआ है, उत्तराखंड के अंदर फैला हुआ है। तो BKB TN के नाम से इसको मैं याद रखता हूँ। बद्रीनाथ उसमें है, त्रिशूल है उसमें, नंदा देवी है, उसके अलावा जो है वो आपके बंदरपूछ भी है और इसके अलावा कामेट भी है, ठीक है ना। बाकी इसमें नंगा जो पर्वत है ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कौन सा हिस्सा नहीं है, नंगा पर्वत जो है ये बेसिकली इसका हिस्सा नहीं है। नंगा पर्वत जो है मध्य हिमालय का वो पार्ट है जो कि जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है या फिर वर्तमान के लद्दाख में फैला हुआ है, ठीक है। आगे आता है निम्न में से कौन सा दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है, कौन सा स्थित है, ठीक है ना। सिक्किम के जो है वो दर्रों की अगर हम बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से दर्रे आते हैं, जिसमें आप याद रख सकते हो माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, एक लिम्पुरा धुरा भी आता है। माना, नीति, लिपुलेख जो है ये आ जाता है। एक आता है आपका बूमला दर्रा, बूमला, एक आता है आपका मुलिंग दर्रा, मुलिंग दर्रा, एक आता है आपका बोमडिला दर्रा, ठीक है ना। माना, नीति, लिपुलेख, बूमला, मुलिंग और आपके बोमडिला, ये सारे के सारे दर्रे जो है वो इसी के ही आते हैं। तो कौन सा जो है वो इसके अंदर नहीं है, कौन सा जो है वो आपके नहीं है, यहाँ पर आ गया आपके नीति दर्रा है, लिपुलेख है, बूमला भी है। जिलेपला जो दर्रा है ये आपके कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर स्थित है, यहाँ पर नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अच्छा सिक्किम के अंदर स्थित, हाँ बिल्कुल। ये बाकी वाले जो है वो आपके, मैंने यहाँ पर जो है आपको उत्तराखंड के बता दिए हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर, ये सारे के सारे हैं आपके उत्तराखंड के। तो बाकी 3 जो है वो उत्तराखंड के हैं। जो यहाँ पर एक यहाँ पे आपको जो है वो सिक्किम का ही पूछा गया, तो सिक्किम का एक ही है, जेलेपला दर्रा, ठीक है। तो राइट आंसर आपके जेलेपला हो जाएगा। अगला आता है निम्न में से कौन सा दर्रा जो है वो उत्तराखंड के अंदर स्थित नहीं है। अब उत्तराखंड के अंदर कौन सा स्थित नहीं है, यहाँ पर मैंने सारे के सारे बता दिए हैं। माना, नीति, लिपुलेख, बूमला, मुलिंग, ठीक है ना। तो देखिए लिपुलेख है, मुलिंग है, एक थांगला, थांगला भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। थांगला दर्रा भी जो है वो आपके उत्तराखंड का ही है, थांगला जो है ये भी उत्तराखंड का है, ठीक है ना। बूमडिला भी एक उत्तराखंड का आता है। लेकिन नाथुला जो दर्रा है ना, ये नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये आपका सिक्किम में स्थित है और इस वजह से जो है ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है वो आपका नाथुला दर्रा जो है वो आपके सिक्किम के अंदर हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि कौन सा जो है वो आपके स्थित नहीं है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपके हिमालय के अंदर सर्वाधिक जो जैव विविधता है, सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो हिमालय के अंदर किस राज्य में पाई जाती है। क्योंकि वैसे हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय का एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं हम असम अरुणाचल प्रदेश का हिमालय, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको राज्य के हिसाब से पूछा गया है, तो हिमाचल प्रदेश तो नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और असम वाले हिमालय वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है। लेकिन एग्जैक्ट अगर इसका आंसर आप ढूंढना चाहोगे तो वो आपके असम राइट आंसर होगा। असम जो हिमालय का जो पार्ट असम के अंदर है, उसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जैव विविधता हमें पाई जाती है या फिर मिलती है। भारत का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश जो है वो कौन सा है। देखिए प्राचीनतम कौन सा है, आप सभी को पता है भारत को 4 भागों के अंदर बांटा जाता है भौतिक दृष्टि से, जिसमें एक आता है आपका उत्तरी पर्वतीय मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश आता है, जिसके अंदर हिमालय, ट्रांस हिमालय और अपन जो है वो आपके पूर्वांचल की पारियां पड़ते हैं। दूसरा आता है आपका मध्यवर्ती विशाल मैदान आता है, जो सबसे नवीनतम है। फिर तीसरा आता है आपके प्रायद्वीपीय पठार के नाम से हम जानते हैं। और चौथा आता है आपका तटीय, आपके जो तटीय जो आपके क्षेत्र और द्वीप समूह के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो ये 4 भागों के अंदर इसको बांटा जाता है। 4 भागों के अंदर जो है वो सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना है आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा। और सबसे नया कौन सा है, तो वृहद जो आपके मैदान है वो सबसे बड़ा हिस्सा आता है। तो एक तो आ गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तीसरा आ जाता है आपका मध्यवर्ती विशाल मैदान और चौथा आ जाता है तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो सबसे जो ओल्ड है वो कौन सा है आपका, ओल्ड में आता है आपका प्रायद्वीप, और सबसे न्यू के अंदर कौन सा आता है आपका मैदान, सबसे न्यू के अंदर जो है वो कौन सा आता है आपका मैदान आता है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, सबसे प्राचीनतम पूछ रहा है, और वो कौन सा है, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें ध्यान रखना चाहें तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है वो इसका एरिया आता है, ये भी अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो।
निम्न में से किस पठार को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है? देखिए, खनिजों का अजायबघर के नाम से एक पठार जाना जाता है। क्योंकि ये खनिजों का अजायबघर क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर खनिज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, और खनिज जो है इससे क्या है, ये समृद्ध है। और खनिज से समृद्ध जो है वो कौन सा पठार है? तो वो पठार है आपका छोटा नागपुर का पठार, जो मुख्य रूप से झारखंड के अंदर फैला हुआ है। मुख्य रूप से कहाँ पर है? झारखंड। और वैसे अगर हम बात करें तो झारखंड है, उड़ीसा है और आपके वेस्ट बंगाल, इस वाले पोर्शन में फैला हुआ छोटा नागपुर का पठार जो खनिज के लिए जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा खनिजों का अजायबघर। के बीच में से जो है वो एक नदी भी प्रवाहित होती है, वो भी आप अगर याद रखना चाहो। ये छोटा नागपुर का पठार है, इसके बीच में से एक नदी जाती है जिसको कहा जाता है दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी, जिसको जो है वो आपके कलकत्ता का शौक भी कहते हैं। इसी के द्वारा जो है, इस नदी के द्वारा इस आपके जो पठार है इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक नीचे वाला कहलाता है आपके रांची का पठार, और ऊपर वाला कहलाता है हजीराबाग का पठार। हजीराबाग का पठार, ठीक है ना। तो ये दो पठारों में बढ़ जाता है। दामोदर नदी जो है, इसी के ऊपर भारत की पहली जो है आपके बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी चलाई गई, आप सभी को याद होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा जो है वो उत्तरी सह्याद्री जो है उसका भाग नहीं है? अब उत्तरी सह्याद्री किसको कहते हैं भाई? ये आपका भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, और इस प्रायद्वीपीय भारत में जो आपके पश्चिमी घाट है, ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है। इस पश्चिमी घाट जो है इसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, और इस सह्याद्री जो है इसको तीन हिस्सों के अंदर बांटा जाता है। एक होती है आपके उत्तरी सह्याद्री, एक होती है आपके मध्य सह्याद्री, और एक होती है आपके दक्षिण की पहाड़ियाँ। इस हिसाब से इसको तीन हिस्सों में बांटते हैं। जो आपके उत्तरी सह्याद्री है इसके अंदर टोटल दो दर्रे स्थित है। कितने दर्रे हैं? दो दर्रे यहाँ पर आपके महाराष्ट्र में स्थित है। एक तो है आपका कौन सा? थाल घाट। कौन सा है? थाल घाट के नाम से। एक कौन सा है आपका? भोर घाट के नाम से है, भोर घाट के नाम से, ठीक है ना। और फिर आपके मध्य के अंदर कोई सा ही नहीं है, और यहाँ पर दक्षिण वाली के अंदर अपन दो पढ़ते हैं। एक आता है पाल घाट, और एक आता है आपका सैन कोटा। ये चार ऐसे दर्रे हैं जिनको आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और अधिकांशतः इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। जो मैंने सीक्वेंस बताया है ये आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ है, इसको आप याद रख लेना है। था, भो, पा, से, यानी कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैन कोटा, जिसमें से दो ऊपर वाले हैं उत्तर सह्याद्री के अंदर, और दो नीचे वाले जो है वो है आपके दक्षिण की पहाड़ियों के अंदर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तरी सह्याद्री का भाग नहीं है। तो देखिए, थाल घाट उत्तरी का है, और पाल घाट जो है वो आपके एक है भोर घाट दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है पाल घाट। तो पाल घाट तो यहाँ पर मैंने बता ही दिया है कि ये तो आपका किसका है? दक्षिण का आ गया। लेकिन जो आपके बाल घाट है, ये भी आप इसमें चाहो तो एक और ऐड कर सकते हो। बाल घाट ये भी महाराष्ट्र में ही है, जिसका नाम है आपके बाल घाट, बाल घाट, ठीक है ना। तो टोटल जो है वो तीन हो जाते हैं उत्तरी के अंदर, और दो हो जाते हैं आपके दक्षिण के अंदर। ये बाल घाट कभी पूछता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपके ये चार पूछे जाते हैं। फिर भी आप याद रख सकते हो कि पाल घाट जो है वो कहाँ पर है? वो दक्षिण में है, इसलिए ये तो उत्तरी का भाग नहीं हो सकता है। अगला है, महाराष्ट्र में स्थित ऐसा कौन सा जो है वो आपके दर्रा है जिसके द्वारा मुंबई जो है इसको दिल्ली के साथ में जो है वो जोड़ता है, जिससे होकर NH8 जो है, जिसको नया नाम जो है वो NH48 दे दिया गया है। अभी इसका नया नाम है 48। तो NH8 से जो है वो गुजरता है। मतलब कि ऐसा कौन सा दर्रा है? तो चूंकि मुंबई जो है, उस मुंबई चूंकि उत्तरी सह्याद्री में स्थित है, और उत्तरी सह्याद्री के अंदर मुंबई को जो है वो नासिक से होते हुए आपके दिल्ली के साथ में जोड़ने वाला जो आपके दर्रा है वो कौन सा है? वो है आपका थाल घाट दर्रा। कौन सा है? थाल घाट दर्रा। इसी प्रकार से मुंबई को जो है वो आपके इधर पुणे के साथ में, मुंबई को जो है वो पुणे के साथ में जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आता है आपका भोर घाट का दर्रा, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हो वैसे इधर दोनों के बीच। तो राइट आंसर क्या होगा? मुंबई और दिल्ली को जोड़ने के लिए जो है वो कौन सा है? थाल घाट दर्रा जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस राज्य के अंदर इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो बना हुआ है? इंदिरा गांधी जी के नाम से जो है वो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है? क्योंकि इंदिरा गांधी जी के नाम से जो वन्य जीव अभ्यारण्य बना हुआ है, इसको किस नाम से जाना जाता है? ये भी आपके लिए कई बार पूछा जाता है। इसको कहा जाता है टॉप स्लिप। किस नाम से जाना जाता है? ये टॉप स्लिप के नाम से जो है वो इस आपके जो है वो इंदिरा गांधी वाले इस पार्क को, या फिर इस नेशनल पार्क, या फिर नेशनल पार्क तो वैसे नहीं बना है, इस अभ्यारण्य को जो है वो आपके टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये आपके स्थित है अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, कहाँ पर है? अन्नामलाई, अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये स्थित हो रखा है। और अन्नामलाई की पहाड़ियां स्पेशली कहाँ पर है आपके? तो तमिलनाडु के अंदर ये आ जाता है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। तो तमिलनाडु के अंदर है आपके अन्नामलाई, अन्नामलाई के अंदर है आपके टॉप स्लिप, टॉप स्लिप ही को क्या कहते हैं हम? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य।
निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र के अंदर स्थित नहीं है? ध्यान देना है, महाराष्ट्र के अंदर नहीं है, ऐसी कौन सी है? सतमाला महाराष्ट्र में है कि नहीं है? बिल्कुल है। बालघाट यहाँ पर है कि नहीं है? बिल्कुल है बालाघाट। बरड़ा है कि नहीं है? ये नहीं है, क्योंकि बरड़ा जो हिल्स है ये आपके गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है बरड़ा हिल्स, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता भी जो है वो आपके महाराष्ट्र के अंदर आती है, तो बरड़ा जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये आपके महाराष्ट्र में न होकर कहाँ पर स्थित है? आपके गुजरात के अंदर जो है वो आपके बरड़ा वाली आ जाती है। अगला आता है, देखिए, निम्न में से कौन सा मैदान जो है ये आपके पूर्वी जो तटीय मैदान है इसका हिस्सा नहीं है? देखिए, पूर्वी तटीय मैदान आप सभी को पता है कि हमारा जो दक्षिणी जो आपके भारत है, उस दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो भारत है, इस भारत की अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्पेशली आपके जो है वो यहाँ पर जो है वो दो प्रकार से जो है प्रायद्वीप के अंदर इसमें जो है वो तटीय मैदान में बांटा जाता है। एक होता है पश्चिमी तटीय मैदान, एक होता है आपका पूर्वी तटीय मैदान। आपके यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सा पूर्वी का हिस्सा नहीं है, तो पूर्वी जो तटीय मैदान है इसको 3 हिस्सों के अंदर बांटा जाता है इस प्रकार से। इसमें सबसे उत्तर वाला होता है जिसको कहा जाता है उत्कल का मैदान, ठीक है। उसके दक्षिण के अंदर होता है आपके उत्तरी सरकार का मैदान, उत्तरी सरकार, और उसके दक्षिण के अंदर होता है आपका कोरोमंडल। कौन सा होता है? कोरोमंडल। तो 3 प्रकार के होते हैं। कोरोमंडल जो तट है ये ऐसा है जो कि आपके तमिलनाडु के अंदर फैला हुआ है मुख्य रूप से, पहली चीज तो ये याद रखनी है। और दूसरा कि ये तट ऐसा है जो कि आपके भारत के अंदर सर्दी के अंदर वर्षा प्राप्त करता है, यानी कि भारत में सर्दी में वर्षा अगर किसी भी राज्य में होती है तो वो कौन सा है? तमिलनाडु है। और वो तट कौन सा है? तो वो आपके कोरोमंडल तट आता है, जो कि आपके सबसे दक्षिण वाला है पूर्वी तट का। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है पूर्वी तट का हिस्सा नहीं है। देखिए, आपके उत्कल का है, उत्तरी सरकार है, और कोरोमंडल। इसका कई बार क्रम भी पूछा हुआ है उत्तर से दक्षिण, तो वो भी याद रखना है। उत्कल पहले है, फिर उत्तरी सरकार है, फिर कोरोमंडल है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब मालाबार जो है ये इसका हिस्सा नहीं है। मालाबार किसका हिस्सा है? मालाबार पश्चिमी तट का दक्षिण वाला हिस्सा आता है मालाबार, और उसी के नाम से मालाबार एक्सरसाइज भी होती है। भारत, जापान और आपके अमेरिका और आपके ऑस्ट्रेलिया, इन चारों के बीच में होती है, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें याद रखना है मालाबार वाला। अगला है, निम्न में से जो है वो आपके कौन जो है वो आपके छोटा अंडमान और कार निकोबार, इन दोनों को जो है वो अलग अलग करता है। देखिए, जब अपन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पढ़ते हैं तो उसमें अंडमान जो सारे के सारे द्वीप है और जो निकोबार के सारे द्वीप है, इन दोनों को ले लो। या फिर आप एक चीज और ले सकते हो कि इस निकोबार का जो है वो सबसे इधर उत्तरतम जो आपके द्वीप है उसका नाम क्या है? कार निकोबार है। और अंडमान का जो सबसे दक्षिणतम है उसका नाम क्या है? छोटा अंडमान है। तो इसको छोटा अंडमान भी कह सकते हैं, कार निकोबार भी कह सकते हैं, और अंडमान भी कह सकते हैं, निकोबार भी कह सकते हो। तो आपको 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है अलग अलग से, जैसे कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में कितने डिग्री चैनल है। या फिर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि आपको दोनों को इसका भी, भाई छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में कितना, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो इन दोनों के क्या आता है? बीच में आता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री हो जाएगा। अगला आता है, किशन गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? अब देखिए, किशन गंगा जो है ये किसकी सहायक नदी है? कौन सी है? किशन गंगा यहाँ पर आपको पूछी गई है। ऑप्शन में है रावी है, सतलज है, झेलम है और व्यास है। अब यहाँ से जो है वो आपके नदियों के प्रश्न, यहाँ तक आपके भौतिक प्रदेश हो गए हैं। इसके आगे जो भी आपके प्रश्न चलेंगे वो सारे के सारे कौन से चलने वाले हैं? आपके नदियों के प्रश्न जो है वो यहाँ से चलेंगे। तो किशन गंगा जो नदी है, सबसे पहली चीज तो किशन गंगा जो है, इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? नीलम नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, किशन गंगा को। दूसरी चीज आपको याद रखना है, किशन गंगा जो नदी है ये आपके झेलम के अंदर जाकर मिलती है। राइट आंसर तो आप लगा ही लीजिए झेलम, लेकिन यहाँ से एक सीखने की चीज आएगी, इस आपके नीलम या फिर किशन गंगा के अंदर जो है वो एक नदी जाकर मिलती है जिस नदी का नाम है लिद्दर नदी। क्या नाम है? आपके लिद्दर के नाम से ये जानी जाती है, लिद्दर नदी। और ये जो लिद्दर नदी है इसी के ही यहाँ पर किनारे पर जो है वो एक जगह स्थित है जिसका नाम है पहलगाम। वही पहलगाम जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध तक हो गया था, वो पहलगाम है जहाँ पर आपके अटैक हुआ था। तो वो लिद्दर नदी के किनारे है। और लिद्दर किसकी सहायक नदी है? आपके लिद्दर सहायक नदी है आपके नीलम या फिर किशन गंगा की। और किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये अपने आप में झेलम की सहायक नदी हो जाती है। अगला है आपके दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती जो परियोजना है, ये दुलहस्ती परियोजना का जो निर्माण है वो निम्न में से किस नदी के ऊपर किया जा रहा है? दुलहस्ती का जो है वो आपके निर्माण कौन सी नदी के ऊपर किया जा रहा है, ये आपको इसके अंतर्गत क्या किया गया है? पूछा गया है। तो हम जो आपके चेनाब नदी है उस चेनाब नदी के ऊपर ये बनाई जा रही है दुलहस्ती परियोजना। और दुलहस्ती से जुड़ी हुई या फिर आपके चेनाब से जुड़ी हुई सारी की सारी ही आप इसमें याद रख लीजिए कि भाई इसका राइट आंसर तो आप चेनाब लगा लीजिए।
चेनाब हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन चेनाब के ऊपर और कौन कौन सी स्थित है तो वो आप स्पेशली याद रख सकते हो। जैसे कि एक आपके दुलहस्ती आ जाती है, दुलहस्ती परियोजना आ जाती है। दूसरी, ये परियोजनाओं का मतलब होता है इनके ऊपर जो है वो सिंचाई का या फिर पेयजल का कोई स्पेशली काम किया जाएगा, उसके बारे में ये होती है। तो दुलहस्ती इसके ऊपर आ जाती है। एक आती है आपके बगलीहार के नाम से आ जाती है, बगलीहार के नाम से आ जाती है। एक आ जाती है आपके सलाल के नाम से, सलाल के नाम से आ जाती है। एक आ जाती है आपके किश्तवार के नाम से, किश्तवार के नाम से जो है वो इसके अंदर आ जाती है। तो इसमें जो है ये प्रमुख रूप से इसके ऊपर बनी हुई परियोजना है जिसमें दुलहस्ती हो जाएगी चेनाब के ऊपर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम जो है वो परुशनी के नाम से जानी जाती है? आप सभी को पता है ऋग्वैदिक कालीन जो है वो आपके लगभग 25 नदियां ऐसी है जिनका उल्लेख मिलता है, और उसमें से ही जो है वो आपके 4-5 नदियों के जो है वो नाम मिलते हैं अलग अलग। वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। आई थिंक पिछली बार पटवार में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो परुशनी जो है ये नदी कौन सी नदी का नाम है? तो जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो आप सारे के ही एक बार लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो। जैसे कि अगर हम बात करें चिनाब नदी जो है, इस चिनाब नदी को जाना जाता है किस नाम से? अस्किनी के नाम से। किस नाम से? अस्किनी के नाम से जाना जाता है चिनाब को। इसी प्रकार से अगर हम रावी की बात करें तो रावी को जाना जाता है आपके परुशनी के नाम से, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके व्यास जो नदी है इसको जाना जाता है विपाशा के नाम से, विपाशा। सतलज जो है इसको कहा जाता है सतुद्री, सतुद्री नदी। इस प्रकार से आपके अलग अलग नाम हैं इनके। चेनाब के आपके है अस्किनी, और आपके रावी के है आपके परुशनी, और व्यास जो है इसका है विपाशा, और जो आपके सतलज है इसका है सतुद्री। तो राइट आंसर क्या होगा? परुशनी आपको पूछ रहा है, परुशनी किसकी है? रावी की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भागीरथी अलकनंदा नदी निम्न में से किस स्थान पर मिलती है? दो नदियां हैं भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जो है ए और बी, ये दोनों की दोनों नदियां मिलने के बाद में ही एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है गंगा नदी। तो आपके अलकनंदा जो है ये आती है इधर से, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, अलकनंदा जो है वो इधर से आ रही है, और इसके ऊपर जो है वो भागीरथी नदी आकर यहाँ पर मिल रही है। आपके बाद इसके बाद में जो है ये नदी किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से जानी जाती है। आपको प्रश्न जो है वो ये पूछ रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी जो है वो आपके कौन से स्थान के ऊपर मिल रही है जाकर। तो अगर हम स्थान की बात करें तो इस जगह का नाम होता है आपका देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। त्रिवेणी संगम हो रहा है यहाँ पर, तो देवप्रयाग जो है वो आपके त्रिवेणी संगम है, जो कि अलकनंदा और भागीरथी जो है इन दोनों के संगम के ऊपर यहाँ पर मिलती है। अगर हम बात करें अलकनंदा की, तो अलकनंदा जो है ये आपके कहाँ से निकलती है? सतोपत ग्लेशियर जो है, सतोपत ग्लेशियर वहाँ से निकलती है। जबकि जो भागीरथी है ये आपके गंगोत्री जो ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है। ये भी अतिरिक्त चीज़ें हैं। वैसे तो आप ज्योग्राफी में जितना पढ़ो कम है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर प्रश्न तो जो है वो उन्हीं से ही पूछा जाता है, भौतिक प्रदेश से। लेकिन कई बार जो है वो ग्लेशियर या फिर आपके जो है वो आपके जो परियोजनाएं चल रही है, सिंचाई परियोजनाएं वगैरह, यहाँ से भी प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा? देवप्रयाग जो है वो एकदम सही आंसर होगा। देवप्रयाग ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आ जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए, गंगा की सहायक नदी जो है वो कौन सी नहीं है? दामोदर नदी। हमने बात करी थी कि दामोदर जो है ये गंगा के उस पार्ट के अंदर मिलती है जिसको हम हुगली के नाम से जानते हैं। फरक्का डैम बना हुआ है आपके पश्चिम बंगाल के अंदर, जहाँ पर गंगा जाकर दो हिस्सों में बढ़ती है, एक बांग्लादेश में जाती है और एक आपके हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में आती है। और उसी हुगली के अंदर जाकर कौन मिलती है? दामोदर मिलती है। इस वजह से दामोदर को गंगा की सहायक नदी जो है वो माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपके जो है वो मयूराक्षी के नाम से आती है, ये भी आपके गंगा की सहायक नदी है। फल्गु के नाम से आती है, ये भी आपकी जो है वो गंगा की सहायक नदी के रूप में जो है वो जानी जाती है। और अगली आती है आपके धौली गंगा। अब देखिए, धौली गंगा जो है ना, धौली गंगा जो है ये आपके इस अलकनंदा के अंदर आकर मिलती है। इसके अंदर ये आपके कौन सी आकर मिलती है? धौली गंगा। कौन सी मिलती है? धौली नहीं है, वो धौली गंगा है, ठीक है ना। तो धौली गंगा जो है ये किस में मिल रही है? अलकनंदा के अंदर आकर मिल रही है। तो तरीके से तो ये भी गंगा की सहायक नदी ही हुई है। तो यहाँ पर तो वैसे तरीके से तो ये प्रश्न जो है वो थोड़ा डाउटफुल ही है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा अगर मानना चाहो तो धौली गंगा इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वो गंगा में नहीं, क्योंकि गंगा नदी बन रही है देवप्रयाग से, जबकि ये मिल रही है देवप्रयाग से पहले अलकनंदा के अंदर। तो धौली गंगा इसका हो सकता है।
अगला है आपके मिलान कीजिए। देखिए आपको मिलाना है कि इनमें से राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है, एक तरफ तो नदियां हैं, दूसरी तरफ उनकी लंबाई दे रखी है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम के अंदर जो है वो आपके पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें, गोदावरी नदी है, कृष्णा है, आपके नर्मदा है, महानदी है, 4 दे रखी है, 851 है, 1312 है, 1401 है और 1400 आपके 65 है। जब हम बात करते हैं गोदावरी की, तो गोदावरी नदी वो है जिसको हम दक्षिण की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये गोदावरी जो है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, इसमें तो 1465 किलोमीटर की लंबाई जो है वो इसकी आ जाती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कृष्णा की, कृष्णा भी अपने आप में जो है वो दूसरी प्रमुख नदी है दक्षिण भारत की, और 1401 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई आती है। नर्मदा जो है ये दोनों नदियां जो है वो अपना पानी कहाँ पर डाल रही है, बंगाल की खाड़ी के अंदर डालती है, जबकि नर्मदा जो है वो आपके अरब सागर में डालती है। महानदी जो है ये भी आपके बंगाल की खाड़ी में पानी डालती है, और एक ही बची हुई है आपके 851। तो अपने हमेशा की जैसे ही इसको कर लेंगे। तो गोदावरी की कितनी है, गोदावरी की है 1465 यानी कि 4 नंबर। कृष्णा की कितनी है आपके 1401 यानी कि 3 नंबर। नर्मदा जो है इसकी कितनी है आपके, नर्मदा जो है इसकी है आपके 1312 है यानी कि 2 नंबर। और महानदी जो है इसकी है 851 यानी कि 1 नंबर। ये आपके इसके अंदर मिलान हो जाएगा। 4 3 2 1 4 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये कट है, 4 3 2 1 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आपके सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न हमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर नहीं गिरती है। किसमें, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखिए नदियां कौन कौन सी है, स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा बिल्कुल गिरती है। बैतरणी है, ये भी बिल्कुल गिरती है। ब्राह्मणी है, ये भी बिल्कुल उड़ीसा से गिरती है। पांबा नदी, देखिए पांबा नदी इसका राइट आंसर होगा। पांबा नदी जो है ये एक ऐसी नदी है जो कि आपके कहाँ पर प्रवाहित होती है, केरल के अंदर, केरल के पेरियार वाले रीजन के अंदर प्रवाहित होती है। दूसरा, केरल में होती है पहली बात, और दूसरी चीज़ ये किसके अंदर गिरती है, आपके अरब सागर के अंदर गिरती है, अरब सागर में गिरती है, और आपके केरल के अंदर जो है वो प्रवाहित होती है, जिसका नाम है आपके पांबा रिवर या फिर पांबा नदी। भारत की प्रथम वन नीति जो है वो कब लागू हुई थी, ये आपको प्रश्न पूछा गया है। भारत की पहली वन नीति, क्योंकि भारत के अंदर पहली बार कोई भी नीति की बात आती है तो वो वन नीति के रूप में ही लागू हुई थी। और प्रथम की आपको बात पूछ रहा है 1885, 84, 94, 95 ऑप्शन में है, लेकिन राइट आंसर इसका क्या है, 1894 के अंदर जो है वो भारत की पहली वन नीति लाई गई थी। वर्तमान में जो वन नीति चल रही है उसके अनुसार आपको जो है वो एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर जो है वो नवीनतम वन नीति जो है इसके अनुसार जो है वो आपके कितने प्रतिशत जो है वन होने चाहिए, ठीक है ना। तो वनों का जो प्रतिशत है उसके ऊपर एक प्रश्न बन सकता है। उसमें आपको याद रखना है कि अगर मैदानी क्षेत्र है, अगर मैदानी क्षेत्र है तो उस कंडीशन के अंदर 20% वन होने चाहिए। अगर वो पर्वतीय वन है, पर्वतीय क्षेत्र है तो आपके 60% वहाँ पर वन होने चाहिए। और औसतन जो है वो किसी भी देश के टोटल क्षेत्रफल के 33% के ऊपर क्या होना चाहिए, आपके वन होना चाहिए। ये आपको तीनों याद रखने हैं कि भाई मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर 20% वन होने चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र है तो 60% वन होने चाहिए, और औसतन जो है वो किसी भी देश के अंदर 33% वन होना चाहिए। वर्तमान में भारत में 24% के आसपास जो है वो टोटल एरिया का वन जो है वो निकल कर आ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के वनों में जो है वो आपके ओक और आपके चेस्ट नेट के वन जो है वो पाए जाते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओक और चेस्ट नेट के जो वन है या फिर पेड़ पौधे हैं, पेड़ जो हैं वो कौन से वनों के अंदर मिल सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती है, उसमें है नहीं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार है, इसमें बिल्कुल नहीं है। उष्ण आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन है, और एक है आर्द्र शीतोष्ण जो है वो आपके पहाड़ी वन है। राइट आंसर होगा आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन। आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जैसे कि आपका पश्चिमी जो घाट है उस वाले एरिया के अंदर, या फिर कुछ जगह पर आपके सतपुड़ा हुआ है, विंध्याचल हुआ, वहाँ पर भी ये आपके वन पाए जाते हैं। और उन्हीं वनों की अगर हम बात करें तो उसमें आपके ओक और चेस्ट नेट के जो है वो आपके वन मिलते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला आता है, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो है वो आपके जवारीय या फिर डेल्टाई वन जो है उसके अंदर नहीं पाया जाता है। जवारीय या फिर डेल्टाई वन, जिसको हम गरान वन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, वेलांचली वन भी कहते हैं। ये ऐसे वन होते हैं जो कि समुद्र के जो तट होते हैं वहाँ पर अगर कोई नदी जाकर गिर रही है तो उस नदी का जो डेल्टा क्षेत्र होता है उसके अंदर उगने वाले वन होते हैं आपके कौन से, जवारीय या फिर आपके जो डेल्टाई वन है। ये स्पेशली ऐसे वन होते हैं जो कि बहुत बड़े लेवल तक या फिर बड़े स्तर तक जो है वो खारापन जो है वो सहन कर सकते हैं। इसीलिए ये ऐसे वन होते हैं जिनकी वजह से किसी भी देश के अंदर, चूंकि जो भी आपके समुद्री तूफान आएगा
आएगा या फिर कुछ भी आएगा तो वो एंट्री तो जो है वो तट से ही करेगा। अगर वहाँ पर ऐसे वन अगर बहुत बढ़िया हो तो वो उस तूफान को वहीं पर ही तट के ऊपर ही काट सकते हैं। इस वजह से इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो आवश्यकता भी होती है। पर्यावरण की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आपको पूछा गया है कि कौन सा जो है वो आपके डेल्टा ई वन जो है वो नहीं है, इसमें आपके कौन सा जो है वो आपके नहीं है। अगर हम इसमें बात करें तो सुंदरी जो वन है ये इसी का ही है। फोनिक्स जो वन है ये भी आपके जवारीय वन का ही एक जो है वो आपके वन आता है या फिर पेड़ आता है। इसके अलावा आपके रिजोफोरा जो है, रिजाफोरा, ये भी इसी का ही एक आता है। एक और आता है आपके सेनोरिटा, सेनोरिटा के नाम से एक वृक्ष आता है, वो भी आपके इसी में ही मिलता है। लेकिन एक लिखा हुआ है आपका मैग्नोलिया, कौन सा लिखा हुआ है? मैग्नोलिया। मैग्नोलिया जो है ये आपके इसमें नहीं आता है। मैग्नोलिया जो है ये आर्द्र शीतोष्ण के अंदर आता है स्पेशली, तो ये किसका पार्ट होगा? आपके आर्द्र शीतोष्ण जो वन है उसका पार्ट है। आर्द्र शीतोष्ण जो आपके पहाड़ी वन है उसके अंदर जो है वो आपके मिलता है ये, ठीक है। बाकी ये तीन और एक वो सेनोरिटा याद रख सकते हो, जवारीय वन के अंदर मिलते हैं। भारत के अंदर लाख जो है, इस लाख, अब ये लाख वो लाख रुपए वाला नहीं है, लाख वो जो जिससे चूड़ी बनाते हैं, उसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, या फिर आपके झारखंड है, या फिर छत्तीसगढ़ है? इसका राइट आंसर तो है आपके पहली बात झारखंड। अब लाख जो है ये मिलता कहाँ पर है? तो लाख जो है ये बेसिकली इसके क्या होते हैं? कीट होते हैं। क्या होते हैं आपके? लाख जो आपके लार्वा जो होता है उनसे ये कीटों के लार्वा से जो है वो आपके लाख बनता है। क्योंकि इसका उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा कौन करता है? आपके झारखंड के द्वारा उत्पादन किया जाता है। लेकिन ये पेड़ कौन सा होता है जिसके ऊपर ये कीट रहता है? तो आपने नाम सुना होगा ढाक या फिर पलास, ढाक या फिर आपके पलास का नाम सुना होगा। ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के अंदर विशेष रूप से इस कीट को रखा जाता है, वहाँ पर आपके लाख का उत्पादन होता है। झारखंड इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मुख्य रूप से जो है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क जो पर्णपाती वाले वन होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो कथन दिए हुए हैं, दोनों कथनों पर आपको विचार करना है। कथन एक और कथन दो। पहला कथन बोल रहा है अक्षांश रेखा के आधार पर भारत दो कटिबंध के अंदर बना हुआ है। दो कटिबंध है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत जो है वो उत्तर वाला भारत तो है शीतोष्ण कटिबंध में और दक्षिण वाला है आपका उष्ण कटिबंध के अंदर। पहली बात तो ये कथन तो सही है। दूसरा है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल ये भी सही बात है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। और इसका मुख्य कारण जो है वो क्या है? मुख्य कारण है आपके हिमालय। अगर आज हिमालय नहीं होता तो हम भी जो है वो चाइना वालों के जैसे ही नजर आते हैं, लेकिन हिमालय होने की वजह से जो है वो वहाँ की जो साइबेरिया की या फिर नॉर्थ पोल की जो आपके ठंडी हवाएं हैं वो हमारे भारत तक नहीं पहुँच पाती है, इसलिए यहाँ की क्लाइमेट जो है वो उष्ण कटिबंध प्रकार की रहती है। तो कथन इसमें दोनों की दोनों ही सही है। कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। ये रहा डी नंबर जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है वो इसका डी निकल कर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है। कथन एक बोल रहा है असम और पश्चिम बंगाल के अंदर ग्रीष्म ऋतु में आने वाली स्थानीय हवाओं को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। नॉर्वेस्टर चूंकि इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्थ और वेस्ट से आती है। क्योंकि यहाँ पर आपके जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार से आपका जो है वो मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पर जो है वो आपका कौन स्थित है? वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पर कौन है? आपका असम है। इनके लिए नॉर्थ और ये हो गया आपका वेस्ट, इन दोनों के बीच में इस दिशा से आती है ये पवनें, इसलिए इसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। इनको स्पेशली जो है वो अलग अलग नाम से भी जानते हैं। पिछली बार मेरे को जहाँ तक याद है पटवारी की एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि इनको किस किस नाम से जानते हैं। तो एक तो याद रखना है असम जो है, असम, इस असम के अंदर इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है बारदोली छीड़ा। बारदोली छीड़ा के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि ये ऐसे मौसम में आती है जिस समय बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वहाँ के लोगों को रहने के अंदर परेशानी होती है। वहीं आपके पश्चिम बंगाल के अंदर इसी को ही कहा जाता है काल बैसाखी। काल बैसाखी के नाम से कहाँ पर जानी जाती है? पश्चिम बंगाल। और बारदोली छीड़ा के नाम से असम में जानी जाती है। चूंकि यह है जो है आपके नॉर्थ वेस्ट से आती है, इसलिए नॉर्वेस्ट जानी जाती है। कथन एकदम सही है। इन हवाओं की गति जो है वो आपके 100 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये यहाँ पर गलत हो जाएगी। इसकी गति जो है वो लगभग 60 से लेकर 80 के आसपास होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि 80 के आसपास जो है वो इसकी गति रहती है। इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। कथन एक सत्य, कथन दो जो है वो आपका असत्य। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको विचार करना है। कथन एक कह रहा है कि वर्षा ऋतु जो है ये भारत के अंदर दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसका ही प्रभाव जो है वो मुख्य रूप से रहता है। तो बिल्कुल सही बात है। वर्षा ऋतु में हमारी मानसूनी वर्षा जो है मुख्य रूप से कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की होती है।
ये आपके प्रायद्वीपीय भारत है, ये साउथ इंडिया हो जाएगा और ये आपका वेस्ट इंडिया हो जाएगा। ये दिशा कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट, यानी कि कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो गई। यहीं से ही जो है वो आपके लो प्रेशर जोन से पवनें उठती है, कुछ पवनें उधर जाती है, कुछ पवनें जो है वो इधर आके वर्षा करती है। तो मुख्य जो कारण है वर्षा का वो क्या है, आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वही है, और इसी की वजह से यहाँ पर वर्षा होती है। दूसरा है कथन 2, जिससे भारत के अंदर होने वाली कुल वर्षा का लगभग 25% भाग होता है। ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में मुख्य रूप से जो वर्षा है वो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, और वो लगभग 75% के आसपास होती है। 25 यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए कथन 2 इसमें क्या है, गलत हो जाएगा। कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 दे रखा है आपको, अरब सागरीय मानसूनी हवाएं जो हैं ये आपके अरावली पर्वत के अवरोध के कारण राजस्थान में वर्षा करती है। तो सबसे बड़ा जो है वो आपके इसमें गलती है। आपको पता होगा कि यहाँ से जो आपके ये दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें आ रही है, ये यहाँ पर प्रायद्वीप की वजह से दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक इधर आ जाती है और एक इधर आ जाती है। और इधर वाली जो है वो आपके कहलाती है अरब सागर की शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून की, और ये वाली कहलाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। जो अरब सागर वाली है ये बहुत जल्दी से राजस्थान तक आ जाती है, लेकिन चूंकि राजस्थान आज जो है वो बहुत मतलब कि ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य होता, किस वजह से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अरावली है ना वो ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होती जब तो इन पवनों को रोके और यहाँ पर जो है वो आपके वर्षा करवा देती, लेकिन अरावली की जो स्थिति है राजस्थान में वो ऐसे है, इसलिए इन पवनों को रोकने के लिए जो है वो कोई भी नहीं है। ये पवनें जैसे ही यहाँ आती है तो वो इस अरावली पर्वतमाला के समानांतर ऊपर गुजर जाती है, इस वजह से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। अन्यथा अगर ये अरावली की दिशा ऐसे होती तो राजस्थान जो है वो आज असम या फिर आपके मेघालय बना हुआ रहता, क्योंकि बहुत पास में है अरब सागर के। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, ये कथन तो सीधा सीधा गलत है भाई। दूसरा कथन ये हो गया, इसमें हमने बात करी थी, ये रहा। तो अरब सागर की वजह से मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है क्या, नहीं करता है राजस्थान, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं गंगा के मैदान में अधिकांश वर्षा करती है, परिणाम स्वरूप राजस्थान में कम वर्षा होती है। क्या ये कथन सही है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है समझिए, जैसे कि यहाँ वाली तो ये समस्या हो गई अरावली वाली, इधर वाली जो है ना ये यहाँ से एंट्री करेगी। अब पूरा का पूरा उत्तरी वृहद मैदान जो है भारत वाला वो पूरा का पूरा क्रॉस करके आना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल से ये शुरू होगी, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद में जाकर राजस्थान तक आएगी। तो ये इतनी जो दूरी है ना ये तय करके राजस्थान तक आएगी, तब तक इनमें पानी बचेगा नहीं, टैंकर की टूटी जो है वो खुली रहेगी, तो पानी बचेगा नहीं। तो आने वाले यहाँ तक जब ये पवनें आती है राजस्थान तक, तब ये इसमें बिल्कुल शुष्क हो जाती है, पानी की जो है वो इसमें इतनी उपस्थिति नहीं रहती है, इस वजह से राजस्थान में कम वर्षा होती है। ये पूरा का पूरा प्रश्न जो है वो राजस्थान बेस है, लेकिन है कैसा, आपके इंडिया ज्योग्राफी का है। कथन 1 जो है वो गलत होगा, कथन 2 जो है वो इसमें सत्य होगा, कथन 2 सत्य हो जाएगा, कथन 1 जो है वो असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको विचार करना है और उत्तर से दक्षिण की ओर अच्छा ठीक है, पहला कथन आपको क्या बोल रहा है, पहला कथन बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म जल की धारा जो है उसको अल नीनो के नाम से जानते हैं। बिल्कुल अल नीनो एकदम सही बात है। अल नीनो क्या है, जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें थोड़ा सा अपन पढ़ते भी हैं, और अल नीनो जो है वो स्पेशली मान लीजिए कि ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, और इस दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो है वो यहाँ पर एक देश स्थित है जिसका नाम क्या है, इस जगह पर एक देश स्थित है, यहाँ पर भी एक देश है, इसका नाम है आपका पेरू देश, और इसका नाम है आपका चिल्ली। तो ये पेरू और चिल्ली जो है इन दोनों का जो तट है जो समुद्र के साथ लग रहा है, इस जगह पर लगभग यहाँ पर जो है वो 3 डिग्री आपके दक्षिणी अक्षांश से लेकर लगभग 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है वो यहाँ पर गर्म जल की धाराएं चलती है। कौन सी दिशा में, उत्तर से दक्षिण की ओर, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर आती है, और ये गर्म जल की धाराएं होती है, और इन गर्म जल की धाराओं की वजह से आपके भारत के अंदर जो है वर्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि जब अल नीनो आता है उस समय भारत में वर्षा कम होती है। और एक होता है इसका उल्टा जिसको कहा जाता है लानीना, इसको क्या बोलते हैं, ला नीना बोलते हैं। क्योंकि अल नीनो जो है ना ये लगभग 25 दिसंबर के आसपास आता है, इस 25 दिसंबर के आसपास आने की वजह से ही इसको क्या कहा जाता है, यीशु पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साहब। और दूसरी चीज़ याद क्या रखनी है इसके अंदर कि अल नीनो जो है, इस अल नीनो की जो आपके बहन है वो कहा जाता है कि लानीना जो है वो इसकी बहन है। और लानीना के दौरान क्या हो जाता है, क्योंकि अल नीनो के अंदर जो है वो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब अल नीनो रहेगा, अल
नीनो रहता है उस टाइम जो आपके जल की धारा है वो कैसी रहती है, गर्म रहती है। और जब आपके ला नीना रहता है, उस ला नीना के अंदर जो जल की धारा है ये कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। बस ये इसमें एक डिफरेंस याद रखना है। तो कथन 2 जो है वो एकदम सही है, इसमें कथन 1 जो है वो गलत है, क्योंकि सॉरी हाँ बिल्कुल कथन 1 जो है वो इसमें सही है ना। हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, अल नीनो कहलाएगी, इसको यशोपुत्र कहते हैं। दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आपके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने आता है जिसमें मिलान करना है आपको। मिलान करने के लिए दिया हुआ है, एक तरफ आपको कोपेन का वर्गीकरण दे रखा है, दूसरी तरफ आपको उनके जलवायु जो प्रदेश है उनके नाम दे रखे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, वैसे अगर आपने कोपेन वाला कभी नहीं पढ़ा है या फिर समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब के ऊपर मैंने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की एक क्लास डाल रखी है। लगभग 1 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है उन्होंने देख भी लिया है, तो वो आप क्लास देख सकते हैं। इसमें ये ABCD क्या है वो मैंने एकदम आराम से बता रखी है। फिलहाल आप ये समझ सकते हो, ए का मतलब तो होता है कि उष्ण कटिबंध के अंदर वो क्षेत्र आता है। डब्ल्यू का मतलब होता है वहां पर विंटर यानी कि सर्दी के अंदर कोई वर्षा नहीं होती, विंटर ड्राई होता है। अगेन ए का मतलब वही हो गया उष्ण कटिबंध। एम का मतलब होता है मानसूनी वर्षा, डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई, ठीक है ना। ए का मतलब वही उष्ण कटिबंध। एस का मतलब है समर ड्राई, जहां पर सर्दियों में वर्षा होती है और गर्मी क्या रहती है, शुष्क रहती है। बी का मतलब होता है कि आपके शुष्क या फिर अर्ध शुष्क दोनों ही हो सकता है। एस का मतलब होता है आपके कि वो क्षेत्र कैसा है आपका, आपके जो है वो अर्ध शुष्क सेमी एरिड प्रकार का है। एच का मतलब है वो गर्म रहता है और डब्ल्यू का मतलब है वो वहां पर विंटर ड्राई है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, तो इन नामों से आपको पता चल जाएगा कोड से। जैसे देखिए ए लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या है उष्ण कटिबंध, और डब्ल्यू का मतलब क्या है विंटर ड्राई। विंटर ड्राई का मतलब क्या हो जाता है आपके, वहां पर गर्मियों के अंदर क्या होती है आपके वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क बोल रहा है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु बोल रहा है, आर्द्र, ठीक है ना, आर्द्र जिसके अंदर वो आपके समर ड्राई रहेगी, ठीक है। और आपको उष्ण कटिबंधीय मानसूनी बोल रहा है, तो मानसूनी के लिए एम आना चाहिए, तो बचा कौन सा, एक ही। उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य, और सवाना तुल्य जो है जहां पर आपके काफी ज्यादा वर्षा होती है वो इसके अंदर आएगा, यानी कि ए जो है वो 4 के साथ मिलेगा। फिर AMW जहां पर भी मानसून दिख रहा है वो इसका राइट आंसर होगा। तो उष्ण कटिबंधीय मानसून यानी कि बी जो है वो 3 के साथ में यहाँ पर मिलान करेगा। AS के अंदर हो जाता है आपका कि ये जो है आपके उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क की बात कर रहा है क्या, ये बी जो है ना ये अर्ध शुष्क के लिए होता है वहां पर, ठीक है। तो बी जो डी जो है वो 1 से मिलेगा, तो बचा हुआ जो है वो इससे मिल जाएगा। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लिए आपका कौन सा आता है, AS आता है 2 के साथ में, ये आपका 1 के साथ में। 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही बच रहा है, 4 3 2 1। अगला प्रश्न देखिए, लौह अयस्क की खानें जो है वो आपको दे रखी है, और इन खानों को क्या करना है, आपको मिलान करना है। और दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है, राज्य दे रखा है। जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें कि गोवा की जो खान है ये एक लौह अयस्क की खान है, आयरन ओर की जो है वो आपके एक प्रकार की जो है वो खान है। तो ये कहाँ पर स्थित है, गोवा की खान जो है ये आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये झारखंड के अंदर स्थित है आपके खान। फिर अगली आती है आपके बेलाडीला की खान। बेलाडीला काफी प्रसिद्ध खान है लौह अयस्क की, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। फिर आती है वेल्लारी। वेल्लारी आप सभी को पता है कर्नाटका के अंदर आता है वेल्लारी। तो वेल्लारी जो खान है ये आपके कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और सलेम आप लोग पढ़ते ही हैं, सलेम जो है वो आपके तमिलनाडु के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है वो आपके 2 के साथ में है, बी जो है वो 1 के साथ में, सी जो है वो आपके 4 के साथ में, डी जो है वो 3 के साथ में। 2 1 4 3 राइट आंसर होना चाहिए, 2 1 4 3, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के अंदर मैग्नीज जो है वो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आपके राजस्थान है, या फिर झारखंड है। मैग्नीज की जो है ये बात कर रहा है। मैग्नीज जो है वो आपको MN के नाम से उसको दिखाते भी है अपन। मैग्नीज भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो महाराष्ट्र के अंदर उत्पादन होता है। अगला आता है निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है। कथन 1 बोल रहा है मैग्नेटाइट जो है यह सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट 4 प्रकार का होता है लौह अयस्क। मैग्नेटाइट, दूसरा होता है आपका हेमेटाइट, तीसरा होता है आपका लिमोनाइट, और चौथा होता है आपका सीडेराइट, ठीक है ना। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैग्नेटाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है जिसकी चुंबक बनती है स्थायी चुंबक। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जो है वो आपके काले रंग का होता है, हेमेटाइट लाल रंग का होता है, लिमोनाइट जो है वो पीले रंग का होता है, ठीक है ना। तो इसका कोई विशेष रंग होता नहीं है। तो एक तो मैग्नेटाइट सबसे अच्छी किस्म का है क्या, बिल्कुल सबसे अच्छी किस्म का है, कथन नंबर 1 सही है। दूसरा कथन है इसका रंग जो है वो आपके लाल रंग होता है क्या, लाल जो है वो हेमेटाइट का होता है, इसका काला रंग होता है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। तो कथन 1 सत्य है, कथन 2 जो है वो असत्य है, कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है।
अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न अपने को बोल रहा है कि एक तरफ आपको अब्रक की खाने दे रखी है, दूसरी तरफ आपको राज्य दे रखा है, आपको मिलान करना है। जैसे कि नवादा है, कोडरमा है, अनंतपुर है और आपके कोयम्बटूर है। झाला इधर दिया हुआ है आपके झारखंड है, बिहार है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है। नवादा जो खान है ना, नवादा नवादा जो खान है ये आपके स्थित है बिहार के अंदर। कहाँ पर है? बिहार के अंदर है नवादा खान, जो अब्रक के लिए जानी जाती है। पहली बात, ठीक है। दूसरा है आपके कोडरमा। कोडरमा जो है ये झारखंड में प्रसिद्ध खान है अब्रक की। तीसरा आता है आपका अनंतपुर। अनंतपुर जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर एक प्रमुख खान है अब्रक की। और कोयम्बटूर तो आप सभी को पता भी है, तमिलनाडु में है। कई बार ऐसे प्रश्नों में अगर आप चूकते हैं ना, तो वो एरिया वाले याद रख लेना। भाई कोयम्बटूर आपको पता है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, तो डी को जो है वो 3 से मिलाना है। डी एक ही जगह पर मिल रहा है। और वैसे इसका आंसर क्या होगा देखिए, ए जो है वो आपके 2 के साथ में है, इधर है 2 में, ये भी केवल इसी में ही है, एक में। ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ तरीका आप लगाकर जो है वो, अगर, क्योंकि संभवतः अपन भी जो है वो ह्यूमन है, एक मानव है, कंप्यूटर है नहीं, सारी की सारी चीज़ें याद होना वो थोड़ा संभव नहीं है। इस वजह से ऐसी चीज़ों के अंदर जगह ढूंढनी चाहिए कि भाई ये मेरा नाम सुना हुआ है, ये इस डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी इस राज्य में है, तो वहाँ पर आप मिलान करके आराम से कर सकते हो। अगला आता है आपके राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ आपको दिया हुआ है राज्य। देखिए राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिया हुआ है, जैसे कि जिम कार्बेट, कान्हा, काजीरंगा और बांदीपुर। जिम कार्बेट भारत का जो है वो पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है वो आपके ये 3 के साथ में मिलान करेगा। कान्हा पन्ना पेंच, कान्हा पन्ना पेंच जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट, है ना, 1 के साथ में हो जाएगा। फिर आता है काजीरंगा। काजीरंगा है, रायमोना है, ठीक है ना, मानस है, ये सारे के सारे असम के जो है वो नेशनल पार्क है। तो ये हो जाएगा आपके 2 के साथ में। बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, ये सारे के सारे किसके हैं? कर्नाटक के हैं। तो ये हो जाएगा 4 के साथ में मिलान। तो देखिए 3, 1, 2 और 4। 3 आएगा सबसे पहले, 3 इधर 2 में है। फिर आएगा आपका 1, 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाथी के लिए भारत में कौन सा अभ्यारण्य जो है वो प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए स्पेशली जो है वो पेरियार जाना जाता है। पेरियार केरल के अंदर पड़ता है। वो हाथियों के संरक्षण के लिए या फिर हाथियों की संख्या की दृष्टि से भी जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन 1, कथन 2। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। बिल्कुल है, कान्हा के अंदर जो है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। दूसरा कथन है कान्हा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। ये गलत हो गया। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने बात करी, कान्हा जो है मध्य प्रदेश में, कान्हा, पन्ना, पेंच, ये सारे के सारे कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। इसलिए ये कथन तो सही है, ये कथन गलत हो जाएगा। कथन 1 जो है वो आपके सत्य है, कथन 2 जो है वो असत्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर ही हो जाता है। अगला दिया हुआ है आपके नदी घाटी परियोजनाएं दे रखी है और आपको क्या दे रखा है? राज्य दे रखे है इसके अंतर्गत, ठीक है साहब। इसका क्या करना है? आपको मिलान करना है। जैसे कि दिया हुआ है सरदार सरोवर। आप सभी को पता है कि भारत का कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा डैम के रूप में जाना जाता है। सरदार सरोवर कहाँ पर है? गुजरात में, जहाँ से नर्मदा नहर निकलती है, जो कि राजस्थान के अंदर आपके जालोर और आपके जो बाड़मेर वाला क्षेत्र है उसके अंदर सिंचाई देती है। तो सरदार सरोवर कहाँ पर है? आपके गुजरात में, यानी कि ए हो जाएगा 4 के साथ। फिर आता है टिहरी बांध। टिहरी बांध, एक आता है भाखड़ा नांगल और एक आता है आपका हीराकुंड, ठीक है साहब। टिहरी जो बांध है ना, ये आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। भाखड़ा नांगल जो है वो सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश के अंदर इसके ऊपर डैम बना हुआ है, तो ये साथ में। और हीराकुंड जो है वो महानदी के ऊपर है, उड़ीसा के अंदर है, भारत का सबसे लंबा डैम है, 1 के साथ में हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर है। 4, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक तरफ उद्योग दे रखा है और दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है? राज्य दे रखे हैं। आपको क्या करना है? मिलान करना है और बताना है कि भाई कौन सा उद्योग जो है वो कौन कौन से राज्य के अंदर है। उद्योग की भी अगर हम बात करें तो सारे के सारे इस्पात संयंत्र दे रखे हैं आपको। आयरन स्टील के जो इंडस्ट्री है वो इसमें सारी की सारी आपको दे रखी है। तो उद्योग और इसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि आपके बोकारो है। बोकारो कहाँ पर पड़ता है? बोकारो झारखंड के अंदर है। कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है बोकारो। राउरकेला जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है राउरकेला। भिलाई जो है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये तो सीधा का सीधा मिलान हो गया। 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की पहली कपड़ा मिल 1854 के अंदर जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई? वैसे भारत की पहली जो कपड़ा मिल थी ना, वो आपके फोर्ट ग्लास्टर में होती है। कहाँ पर होती है? फोर्ट ग्लास्टर के अंदर होती है। फोर्ट ग्लास्टर के अंदर होती है और ये इससे भी पहले हो जाती है, लेकिन बाद में जो है वो पहली जो है वो आपके सफल सफल के रूप में अगर आप मानो तो उस कंडीशन में ये एकदम सही है। मुंबई के अंदर जो है वो आपके भारत की पहली सफल कपड़ा मिल जो है वो कवास जी डाबर के द्वारा स्थापित की गई। कवास जी डाबर, इनके द्वारा जो है, डाबर या फिर कई जगह पर डाबर लिखते हैं, तो उनके द्वारा जो है वो स्थापित करवाई गई थी मुंबई के अंदर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन वह सबसे छोटी रात होती है। भाई दिन अगर बड़ा है तो रात छोटी रहेगी, रात अगर बड़ी है तो दिन छोटा रहेगा। आप तो बस 2-3 चीजें याद रख लेना है। आपको एक तारीख याद रखनी है 21 जून, ठीक है साहब। एक याद रखनी है आपको 21 मार्च, ठीक है। एक याद रखनी है आपको 23 सितंबर, 23 सितंबर, और एक याद रखनी है आपको 22 दिसंबर। अब इसमें क्या सिस्टम है थोड़ा सा समझ लेना। ये आपका है 0 डिग्री, ये क्या है आपका 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री क्या है अक्षांश है। ये आपके क्या है 23.5 डिग्री जो है वो उत्तरी अक्षांश है यानी कि कर्क रेखा है। और ये क्या है 23.5 डिग्री जो है वो दक्षिण अक्षांश है यानी कि आपके मकर रेखा है। सूर्य जो है वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है। पृथ्वी जो है वो अपनी जगह जो है वो बदलती रहती है। पृथ्वी का जो है वो कुछ समय के लिए जो है, अब ये टाइम पीरियड पूरा मैंने लिख दिया है, जैसे कि आपको इसमें समझना है, जैसे कि आपको इसमें क्या करना है, चीज़ों को समझना है, एक बार देखना है। जैसे अगर हम बात करें तो जो आपके पृथ्वी जब घूमती है, पृथ्वी जब आपके क्या होती है घूमती है, तो उस दौरान जो है वो 0 डिग्री, जब पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है और आपके अपने कक्ष के अंदर घूम रही है, उस दौरान जब 21 जून का टाइम आता है तब सूर्य का प्रकाश सीधा कहां पर गिरता है, कर्क रेखा के ऊपर गिरता है। कर्क रेखा के ऊपर गिरता है, इसका मतलब क्या है, सूर्य का मैक्सिमम जो हिस्सा है वो उत्तरी आपके गोलार्ध के अंदर आ चुका है। जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर दिन क्या रहेगा आपके ज्यादा होगा और रात क्या होगी छोटी होगी। तो जब आपके दिन बड़े की बात आए कि भाई उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो कब आता है, 21 जून को आता है। और 21 जून के दिन जो है हम क्या मनाते हैं, आपके अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। फिर जून के बाद में क्या होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा और सितंबर आएगा। सितंबर के अंदर 23 सितंबर वो तारीख आती है जब सूर्य का प्रकाश सीधा 0 डिग्री के ऊपर गिरता है। उस दौरान उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध के अंदर जो दिन होते हैं, रात होते हैं, वो बराबर होते हैं। फिर सितंबर के बाद में अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा। दिसंबर 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो पूरी तरह से मकर रेखा के ऊपर रहता है, या फिर अपन कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। उस दौरान दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाता है और आपके उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो जाता है। तो इस दिसंबर जनवरी में आप देखते हैं कि भाई 5 बजे तो अंधेरा ही हो जाता है, ठीक है। फिर दिसंबर के बाद में वापस जनवरी आएगी, फरवरी आएगी और मार्च आएगी। मार्च के अंदर वापस जो है वो 0 डिग्री पर सूर्य का प्रकाश आएगा, तब वापस बराबर हो जाएगा। और मार्च के बाद में वापस अप्रैल, मई और जून में वापस उधर ज्यादा हो जाएगा। तो आपको यहां पर पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो है वो सबसे बड़ा दिन पूछ रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। तो ये आपको इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये आप सभी के लिए जो है वो अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे जो कि भारत के भूगोल या फिर इंडिया ज्योग्राफी पर बेस्ड आ जाते हैं, जो कि आपके आने वाले जो एग्जाम है, पटवारी है, वीडियो है और आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, इन तीनों एग्जाम के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।